नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक और महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में 20वीं सदी हिंदी की कालजयी कृतियां नामक पुस्तक पर बातचीत किया था। उसके पूरे इंडेक्स के बारे में भी बताया था और उम्मीद है कि वो बुक आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी को उपयोगी लगी होगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जब नेट जेआरएफ की तैयारी करने जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन स्थापना तर्क पर आधारित पूछे जाते हैं और वो प्रश्न कहाँ से आते हैं इसको लेकर विद्यार्थियों में काफ़ी चिंता रहती है कि किस किताब को पढ़ें कि हम स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न को अधिक से अधिक सही कर सकें, क्योंकि ऐसे प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको टेक्स्ट पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है और स्थापना तर्क पर आधारित क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको ये अनुमान लगेगा कि जितने भी आलोचनात्मक कथन हैं या फिर निबंधात्मक लेख हैं उनसे ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए जो प्रमुख निबंधकार हैं या फिर आलोचक हैं और उनमें भी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां और निबंध कौन कौन से हैं उसके संकलन को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी बुक के बारे में मैं बताने जा रहा हूं जिसका नाम है समालोचना से साक्षात्कार और इसमें लिखा गया है साहित्य चिंतन परक लेखों का संग्रह। इसमें कुल 29 लेखों का संकलन किया गया है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि ये सिलेबस से हटकर है, लेकिन जब इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका मनोबल और आत्मविश्वास काफी बढ़ाने वाली ये बुक है। तो ये जो बुक है इसके जो संपादक हैं और संकलनकर्ता हैं रीता रानी पालीवाल, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुकी हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी निबंधात्मक लेख या फिर आलोचनात्मक लेख संकलित किए गए कौन कौन से। तो इसमें पहले भूमिका दी गई है इस बुक की, फिर इसके बाद साहित्य की महत्ता महावीर प्रसाद द्विवेदी, कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल। आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के साथ साथ उनके जितने भी निबंधात्मक लेख हैं चाहे आलोचनात्मक कृतियां परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हैं और किसी परीक्षा में आप जब बैठने जाते हैं तो उस विकल्प में अगर रामचंद्र शुक्ल का नाम रहता है तो आपको थोड़ा सा वक्त लेना पड़ता है कि कहीं इसका सही जवाब रामचंद्र शुक्ल है कि नहीं। इसमें आप फायदे में भी जा सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है। तो कविता क्या है इस पुस्तक में दिया गया है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल का दूसरा जो निबंध है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इस इंडेक्स को पढ़ते समय आपके एक तरीके से कॉम्पिटिटिव तैयारी भी हो रही होगी। जब भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि साहित्य की महत्ता किसने लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, जो कि रामचंद्र शुक्ल का है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि 3 ऐसे लेख इस बुक में शामिल किए गए हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत ही महत्वपूर्ण लेख कहे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, परंपरा और आधुनिकता, ये भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2 आपको लेख मिल जा रहे हैं। इसके बाद जो लेख है उसका नाम है काव्य और कला, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। यथार्थवाद और छायावाद, ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। यानी कि इस बुक में जयशंकर प्रसाद, जिनको कि आप कवि के रूप में जानते हैं, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में जानते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आप जाते होंगे तो उसमें कथन पर आधारित जो भी क्वेश्चन रहते हैं जयशंकर प्रसाद से भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। जो बच्चे लगातार एग्जाम से जुड़े होंगे वो मेरी बात से 100% सहमत होंगे। अगली जो रचना है उसका नाम है पल्लव की भूमिका, काफी इंपॉर्टेंट
जो कि लगभग 40 पेज के आसपास में है, और पल्लव की भूमिका लिखा है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसको छायावाद की घोषणा पत्र भी माना जाता है। तो ध्यान में रखिए, पल्लव की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट है आपकी स्थापना और तर्क पर आधारित प्रश्नों के लिए। अगला आलेख है दूसरा सप्तक की भूमिका। आमतौर पर आप जानते हैं कि सप्तक जो है 4 खंडों में प्रकाशित हुआ है, जिसके संपादक अज्ञेय रहे हैं, लेकिन उन चारों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सप्तक है तो वो दूसरा सप्तक की भूमिका है। तो एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी। इस वीडियो लेक्चर को बनाने का एक मेरा मकसद ये भी था कि आपको ये पता चले कि कौन कौन से निबंध या फिर आलोचनात्मक जो भी निबंध रहे हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। ये भी अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। काव्य की रचना प्रक्रिया 1, काव्य की रचना प्रक्रिया 2, ये काफी इंपॉर्टेंट आलोचनात्मक लेख हैं जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखे गए। तो परीक्षाओं में अज्ञेय मुक्तिबोध से संबंधित भी कई बार कोटेशन पूछ लिए जाते हैं, कथन पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप इन रचनाओं को पढ़कर जाएंगे, इन लेखों को पढ़कर जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला लेख है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, छायावाद से अज्ञेय तक। इसके राइटर हैं विजय देवनारायण शाही। कई बार तो परीक्षाओं में ये शीर्षक ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछ लिया जाता है किसने लिखा है, और यहाँ पर जब इसको आप पढ़ेंगे विस्तृत रूप में तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपके सामने उभर कर आएंगे जो कि परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला टॉपिक है साहित्य का प्रयोजन आत्मानुभूति, जो कि नंदुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया। नंदुलारे वाजपेयी से संबंधित भी बहुत सारे कोटेशन आते रहते हैं। 16वां पॉइंट है रस सिद्धांत आक्षेप और समाधान, जो कि नगेंद्र द्वारा लिखा गया। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। यह निबंध काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 18वां निबंध है फ्रांसीसी राज्य क्रांति और मानव जाति के सांस्कृतिक विकास की समस्या, रामविलास शर्मा। साहित्य और लोक जीवन, रामविलास शर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल के बाद रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक के तौर पर उभरकर सामने आ रहे हैं कि इस पुस्तक में इनके 3 निबंधों को जगह मिली हुई, ये बड़ी बात है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट ये तीनों निबंध हैं। आगे बात करते हैं 20वां जो शीर्षक दिया गया है अस्वीकृति का नवोन्मेष तार सप्तक से अकविता तक, जिसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर को हम सप्तकों में पढ़ते हैं कि सप्तक से संबंधित कवि हैं, लेकिन इनका जो लेख है अस्वीकृति का नवोन्मेष तार सप्तक से अकविता तक काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है मानव मूल्यों के संदर्भ में लघु मानव की कल्पना। अभी आपने ऊपर देखा कि लघु मानव को आधार बनाकर विजय देवनारायण शाही ने लिखा था। यहां पर लक्ष्मीकांत वर्मा भी उसी तरीके के एक निबंध को लिखे हैं, मानव मूल्यों के संदर्भ में लघु मानव की कल्पना। अगला पॉइंट है अर्थ की लय। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अर्थ की लय के लेखक कौन है, किसका है। तो यहां पर देख रहे हैं आप जगदीश गुप्त। तो इसको जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो तमाम चीजें और क्लियर होंगी, और जब स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपको हल करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। अगला पॉइंट है काव्य बिंब और सपाट बयानी, जो कि नामवर सिंह द्वारा लिखा गया लेख है। अगला पॉइंट है 24वां काव्यानुभूति की प्रक्रिया, निर्मला जैन इसके लेखक हैं। 25वां पॉइंट है सृजनात्मक लेखन में भाषा का बदलता हुआ रूप, मलयज द्वारा लिखा गया। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी राइटर्स हैं यहाँ पर सभी आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं और इनके कथन परीक्षाओं में घूम फिर कर आते रहते हैं। तो क्यों ना हम तमाम किताबों को पढ़ने के साथ साथ इस महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन करें, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े और पता रहे कि यहां से सवाल बन सकता है। अगला पॉइंट है भाषा और संवेदना, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जो ये निबंध है
भाषा और संवेदना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रामस्वरूप चतुर्वेदी भी कई बार परीक्षाओं में कोटेशन कथन के रूप में आते रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है साहित्यिक कृति और सत्य की अवधारणा, निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। समकालीन रचना में स्वतंत्रता का अर्थ, रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया है। और आखिरी इस पुस्तक का जो निबंध है, लेख है, कविता का देश, अशोक वाजपेयी। तो आपने देखा कि कुल 29 टॉपिक्स इस बुक में दिए गए हैं और जितने भी इसमें लेखक हैं सब इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। कहीं ना कहीं इनसे कथन भी पूछे जाते हैं और स्थापना तर्क पर आधारित जो सवाल बने रहते हैं वो भी यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि समालोचना से साक्षात्कार तक साहित्य चिंतन परक लेखों का जो संग्रह है आप समय निकालकर इनको पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, 29 है, तो आप 1 महीने तक इसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कई नई सारी जानकारी मिल सकती है। तो उम्मीद है कि आज का ये पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक का जो सीरीज हम कभी कभी लेकर आते हैं वो आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। और आप लोग इन दोनों किताबों को पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, समय मिलेगा तो जरूर इनके जो जिस्ट पॉइंट होते हैं उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल पर कोशिश ये रहती है कि आप सेल्फ स्टडी भी करें और जहां भी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें कोई मार्गदर्शन देने की आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल हम समय निकाल कर देंगे, क्योंकि 2 कदम आप चलेंगे और 2 कदम हम चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।